शुड नॉट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बी इंसुलेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? क्या जांच के केंद्रीय ब्यूरो को यानी कि सीबीआई को कार्यपालिका से अलग नहीं किया जाना चाहिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आधारित है। इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने के लिए हमें इस फैसले को समझना पड़ेगा, इस फैसले का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रोथ माउंट एजुकेशन के यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस विशेष श्रृंखला में जिनमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा करते हैं, यहाँ इस 18वें उपाख्यान में एक और हमें फैसला समझना है, महत्वपूर्ण फैसला है कार्यपालिका और जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनमें उनका हस्तक्षेप क्या रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए, उस महत्वपूर्ण प्रश्न को यह उत्तर देता है। साथ ही यह हमारी संपूर्ण सीरीज जो है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित है। इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आज के भारत का निर्माण हुआ है। आज का जो स्वतंत्र भारत देख रहे हैं, आज का जो शांत भारत देख रहे हैं, इसका निर्माण दरअसल इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अर्थ घटनों से ही हुआ है। तो हम यह पूरी श्रृंखला इस आज़ादी के 75 वर्ष को समर्पित करते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट, वहाँ आपको सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है, आपकी अनुकूल भाषा में यहाँ से ब्लॉग्स जो है वो मिलेंगे आपकी अनुकूल भाषा में। तो ये आपको जो है नोंद लेनी है और आप हमारी वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए, मैं आपको अनुरोध करूँगा। साथ ही हमारे साथ रजिस्टर करके आप हमारी पूरी वेबसाइट के जो अन्य संसाधन हैं जनरल स्टडीज रिलेटेड, जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो संधि सेवा की हो, चाहे वो अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, तो आप आज ही विजिट कीजिए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने नहीं की है सब्सक्राइब तो कृपया पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसमें जो कंटेंट है जनरल स्टडीज रिलेटेड, जो स्टैटिक कंटेंट है, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स वो भी है, मगर उनकी जो आयु है वो थोड़ी कम रहती है, मगर जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप यहाँ से जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप हमारे साथ फॉलो करके हमसे अपडेट रह सकते हैं। तो अब हमें मूल चर्चा शुरू करनी है इस पर्टिकुलर फैसले के बारे में। यह टाइटल है विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 का यह फैसला है। देखेंगे सेम मॉडल्स ऑपरेंडी से, जिस मॉडल्स ऑपरेंडी से हम लोग फैसलों को देखते हैं, जिनमें सबसे प्रथम परिचय, फिर पृष्ठभूमि, फिर तर्क वितर्क दोनों पक्षों के, चाहे वो याचिकाकर्ता हो चाहे वो प्रतिवादी हो, रेस्पोंडेंट, आई एम सॉरी, ठीक है। फिर बाद में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उनको देखते हैं। अगर कोई कानूनी प्रश्न इसमें शामिल है तो उनको भी देखते चलते हैं, और अंततः हम इस फैसले के महत्व एवं इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। यहाँ शुरू करना है हमें इंट्रोडक्शन से। दो बिंदु है। प्रथम बिंदु कहता है द लैंडमार्क जजमेंट इन विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1997 laid out 7 steps to curb political influence in the functioning of CBI। यस, तो यहाँ इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 कदम दिए, ठीक है, और बताया कि भाई जो एजेंसीज है हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको यह 7 कदम फॉलो करने होंगे, तब जाके उनसे कोई जो है गैर रीति नहीं होगी, उनसे कोई भूल नहीं होगी। टू कर्ब द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई एंड एज वी ऑल नो, सीबीआई जो कि भारत की एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एक केंद्रीय जांच ब्यूरो है और बहुत ही पावरफुल है। साथ ही दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इस सीबीआई का गठन हुआ, इसकी स्थापना हुई है। वो सारी स्टैटिक माहिती है सीबीआई संबंधी, मगर अगर सीबीआई की इमेज देखें यहाँ भारत में तो उनकी इमेज जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं, क्योंकि आमतौर पे ऐसा काफ़ी सारा इंस्टेंस है जहाँ सीबीआई का उपयोग जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा हो रहा है, उनके पक्ष के हित के लिए, उनके निजी हित के लिए। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ हमें याद रखनी है। और इसलिए विनीत नारायण करके जो व्यक्ति थे वे एक बड़े पत्रकार थे भारत के। मैं आपको बताऊँ, आपको उसका जो है फोटोग्राफ भी दृश्यमान होगा, तो वे भारत के पत्रकार थे। साथ ही में लांच रिश्वत के विरोधी थे, यानी कि उस प्रकार की जो गतिविधियां थी उनके विरोधी थे। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट जो है जिन्हें कह सकते हैं इंग्लिश में। एंड ही वॉज ऑल्सो ए कंजर्वेटर ऑफ ए हेरिटेज, यानी कि वे हमारी विरासत के भी संरक्षक थे। उनके द्वारा यह अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। पूरा जो घटनाक्रम है वो हम लोग आगे बैकग्राउंड में देखेंगे। विनीत नारायण एंड अदर्स वेर पिटिशनर्स एंड द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वेर द रिस्पोंडेंट। ये तो बट ऑब्वियस है, उनके द्वारा याचिका फाइल की गई
उन समेत कुछ और भी लोग थे, तो इसलिए यहाँ विनीत नारायण अदर्स वे सारे बन गए हैं याचिकाकर्ता। एंड सामने जो पक्ष था वो था यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये याचिका जो है वो उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के सामने रखी थी, तो वे सारे बन गए प्रतिवादी यानी कि रिस्पोंडेंट। सो दिस इज द केस। अब हमें यहाँ से बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड 5-6 बिंदु है जिनको हमें समझना है, देखना है। सबसे प्रथम बिंदु, ऑन 25 मार्च 1991 अशफाक हुसैन लोन, alleged member of terrorist organization Hizbul Mujahideen, was arrested in Delhi. Yes, अशफाक हुसैन लोन जो हिरासत में लिया गया, जो एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन संगठन का। अपॉन हिज इंटरोगेशन, उनकी पूछताछ पर, द सीबीआई कंडक्टेड रेड्स ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ सुरेंद्र कुमार जैन एंड हिज बिजनेस। यस, एक बिजनेसमैन था दिल्ली बेस्ड सुरेंद्र कुमार जैन। जब यह आतंकवादी पुलिस की हिरासत में आया, पुलिस ने उनकी पूछताछ की विच वॉज वेरी सिवियर, और उस पूछताछ के दौरान यहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, इस आतंकवादी के द्वारा दी गई, और बताया कि भाई आप सुरेंद्र जैन नामक जो उद्योगपति है उनका प्रीमाइसेस चेक कीजिए, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेक कीजिए, वो कहीं ना कहीं हमारे एसोसिएट है। ड्यूरिंग द रेड सीबीआई सीज्ड 2 डायरीज फ्रॉम द प्रीमाइसेस। इस रेड के दौरान सीबीआई ने सुरेंद्र कुमार जैन के प्रीमाइसेस से 2 डायरियां जब्त की। दे कंटेन्ड डिटेल्स ऑफ ह्यूज पेमेंट्स मेड टू वेरियस पर्सन्स हु वर आइडेंटिफाइड ओनली बाय इनिशियल्स। यस, और उस डायरी में जो डेटा था वो क्या था कि उसमें मात्र और मात्र नाम की जगह पहला अक्षर था, इनिशियल्स थे, और उनके सामने उनको जो रकम चुकाई गई है, जो बड़ी बड़ी रकमें थी, करोड़ों में थी, उनकी पूरी सूची थी, उनका पूरा लेखा जोखा था। दिस इनिशियल्स करस्पॉन्डेंट टू द इनिशियल ऑफ वेरियस हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफ हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स। यस, अब ये इनिशियल्स जो थे इस डायरी में, जिनके सामने बड़ी बड़ी रकमें लिखी थी, जिनको पैसे मिले थे, अब ये इनिशियल्स जो है वो अपने आप में भारत के तब के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने इशारा कर रहे थे। सीबीआई को लग रहा था कि ये जो सारे इनिशियल्स है ये इनके नाम के लिए ही यूज किए गए हैं। सोर्स ऑफ फंडिंग वाज लिंक्ड टू सस्पेक्टेड टेररिस्ट्स। यस, और ये जो फंडिंग सोर्स था वो अपने आप में टेरर फंडिंग था। ये पूरा मामला जो था वो टेरर फंडिंग था। The scandal, popularly known as हवाला scandal, attracted widespread media coverage and public attention. And जो लिस्ट हमने जाना कि जो डायरी में मेंशन था इनिशियल्स के साथ और अमाउंट के साथ, तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन है वो हवाला के मार्फत हुआ। हवाला, इट इज अ टाइप ऑफ है मनी ट्रांसफर सर्विस, अनऑर्गेनाइज्ड मनी ट्रांसफर सर्विस। बैंकिंग नहीं, बैंकिंग सेक्टर नहीं, मगर बैंकिंग सेक्टर के पैरेलल एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड जो है सिस्टम है जहां आप पूरे विश्व में पैसे जो है वो भेज भी सकते हैं, पैसा मंगा भी सकते हैं। तो इस पूरे स्कैंडल को हवाला स्कैंडल कहा गया। अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड मीडिया कवरेज एंड पब्लिक अटेंशन। यस, जन जन तक यह समाचार जो है वो पहुंच गए कि यहाँ इस तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनके नाम भी जुड़े हुए हैं यहाँ इस टेररिस्ट अटैक्स में या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भारत में या भारत के अंदर, और इनके पास काला धन भी बहुत अधिक मात्रा में है, जिनसे टेरर फंडिंग की यह विशेष साइकिल, यह जो विष चक्र है वो चल रहा है। फिर सीबीआई वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स फेलियर टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड ऑफिशियल्स। यस, मगर जैसे डायरी में जो इनिशियल्स थे, जैसे ही वे इशारा कर रहे थे पॉलिटिशियंस की तरफ, तो यहाँ जो सीबीआई है उसकी सारी हवा निकल गई, उसकी जो सारी सत्ता है, सारी ताकत है वो निकल गई। ठीक है, वे यानी कि पूरी जो है एजेंसी, पूरी एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि पूरा ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी पॉलिटिशियंस को कोई भी किस्म के सवाल पूछ नहीं पाया। इनफैक्ट पूरी प्रोसीजर ही यहाँ से बहुत ही लिबरल हो गई और पूरा जो है रफा दफा केस हो गया। सो दिस वाज द केस। अब यहाँ विनीत नारायण जो है वे एक्शन में आएंगे। नथिंग हैव बीन डन इन द मैटर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जैन्स और द कंटेंट ऑफ द डायरीज। यस, ना तो जैनों के खिलाफ कुछ हुआ, क्योंकि अपने आप में वे भी एक प्रकार के जो है क्रिमिनली थे, और न तो कोई ऐसे पॉलिटिशियंस के ऊपर कोई एक्शन लिया गया। विनीत नारायण, ए जर्नलिस्ट, फाइल्ड ए रिट पिटीशन ऑन 4 अक्टूबर 1993 इन द पब्लिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उपयोग करके विनीत नारायण ने लोकहित में, पब्लिक हित में, राष्ट्रहित में एक याचिका दर्ज की, दायर की। Though the primary purpose of the case was to compel a proper investigation into the same, the focus of the judgment was on the future and autonomy of the CBI. Yes.
प्राइमरी पर्पस ऑफ द केस वाज टू कंपेल अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इनटू द सेम केस। यस, जो केस से संबंधी यहाँ याचिका दर्ज की गई, तो याचिका का मूलभूत उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य तो यही था कि भाई ये जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और यहाँ जो है न्याय की प्रक्रिया पूर्ण हो। मगर इसका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था वो दीर्घकालीन था और उसमें सीबीआई की जो पूरी मशीनरी है उनके फंक्शन में एक फंडामेंटल चेंजेस लाना था, उनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी में एक फंडामेंटल चेंजेस लाना था। द फोकस ऑफ द जजमेंट वाज ऑन द फ्यूचर। यस, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी याचिका दायर की, ठीक है, तो जो सेम केस था उस संबंधी ही चीजें थी और कुछ विनीत नारायण जी ने फंडामेंटल्स चेंजेस की भी बात की थी। मगर जो जजमेंट आया वो संपूर्णतः फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट के साथ, यानी कि भविष्य के दृष्टिकोण के साथ आया, जिसमें सीबीआई की भविष्य में कितनी स्वायत्तता होगी, कितनी ऑटोनॉमी होगी, वो भी डिसाइड किया गया। तो अपना आप में यह जजमेंट लैंडमार्क रहा। Following the court orders, investigation were conducted and charge sheets were filed against certain accused. However, all cases collapsed at the stage of the prosecution in the court. Yes. इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट भी किया सीबीआई को कि भाई आप इस केस को भी आगे चलाए, इसकी भी जांच जो है वो पूरी करे, पारदर्शी तरीके से करे। और सीबीआई ने करीब ही चार्जशीट भी फाइल की, मगर लगभग सारे केस जो है वो प्रोसिक्यूशन के स्टेज में रफा दफा हो गए, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो ये बात रही इसके बैकग्राउंड की। इस तरीके से पूरा जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया। अब यहां में याचिकाकर्ताओं की कुछ मांग देखनी है। याचिकाकर्ता यानी कि विनीत नारायण एंड अदर्स। द पिटिशनर्स alleged that the government agencies like CBI and the revenue authorities have failed to perform their duties and legal obligations. Yes, CBI और अन्य सरकारी जो प्राधिकरण है वे अपने कार्य का या अपनी सत्ता का क्रियान्वयन जो है वो नहीं कर पाए, वे असफल रहे। They have failed to conduct proper investigations in the matters arising out of seizure of the Jain diaries in the certain raids conducted by the CBI. They also alleged that arrest of a certain terrorist led to the discovery of financial support to them by illegal means and a nexus between several important politicians, bureaucrats and illegal source of such funding. Yes, तो एक बहुत ही नकारात्मक नेक्सस जो है वो यहाँ सीबीआई ने शोधा था, मगर उनके ऊपर अब वे कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू पॉलिटिकल डोमिनेशन, ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। The CBI failed to investigate the matter. This being done with a view to protecting the persons involved who are very influential and powerful in the political setup. Yes. और यहाँ जो पिटिशनर्स थे उनका ये कहना था कि भाई सीबीआई की यह असफलता है, उसके लिए सीबीआई दोषी नहीं है, मगर कुछ ऐसे राजनीतिक नेता दोषी है जिनके नाम इस मामले में भी है और आज के दिन वे पॉलिटिकल सेटअप में बहुत ही पावरफुल जगह के ऊपर है, बहुत ही शक्तिशाली जगह के ऊपर है। तो उनके नाम की वजह से यहाँ पूरा केस जो है, पूरा मैटर जो है वो रफा दफा हो गया। दिस इज बीइंग डन विद अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल इन पॉलिटिकल सेटअप। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द स्कैंडल डिस्क्लोज द नेक्सस बिटवीन द क्राइम एंड द करप्शन इन द पब्लिक लाइफ इन हाई प्लेसेस, यानी कि उच्च स्तर पर, विच पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द नेशन। यस, ये तो एक बहुत ही गंभीर बात है, भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर है, भारत की अखंडितता के लिए भी गंभीर है और भारत के अर्थतंत्र के लिए भी गंभीर है। They demanded the government agencies to be compelled to duly perform their legal obligations to prevent erosion of the rule of law and the preservation of democracy in the country. Yes, उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज से डिमांड की, पिटिशनर्स ने वाया सुप्रीम कोर्ट, की भाई गवर्नमेंट एजेंसीज को इस तरीके से कार्य करना चाहिए जहां लोकशाही के तत्व जो है वो संरक्षित रहे, साथ ही में जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का जो शासन है वो भी कम ना हो, वो भी डाइल्यूट ना हो, आई मीन राइट। तो इस तरीके के कुछ जो है मुद्दे यहाँ पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे अपनी मांग के रूप में। इन पर्टिकुलर द पिटिशनर्स प्लीडेड फॉर द डायरेक्शन ऑफ अ कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट द स्कैंडल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, appointment of police officers in whose integrity, independence and competence of the court has confidence for conducting and or supervising the said investigation. Third, suitable directions to ensure that culprits are dealt with according to the law.
and fourth, directions of the Supreme Court so that such evil actions on the part of the investigating agencies and political superiors are not repeated in the future. तो कुल मिलाकर यहाँ सख्त रूप अपनाने का आह्वान जो है वो यहाँ पिटिशनर्स के द्वारा अपनी मांगों में किया गया कि वे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त से सख्त रूप अपनाए इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब जजमेंट की बारी है। Referring to the Visakha case judgment, the Supreme Court said it is the duty of the executive to fill the vacuum by executive orders because its field is conterminous with that of the legislature and there is inaction even by the executive, the judiciary must step in. Yes, तो यहाँ विशाखा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने याद किया और बताया कि भाई जहाँ जहाँ कहीं भी अवकाश है, सुनिया अवकाश है, जहाँ कहीं भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी ऐसे मामले में जहाँ कहीं भी कानून व्यवस्था की ज़रूरत है, लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, मगर वो मौजूद नहीं है, तो वहाँ आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से वो वैक्यूम फिल कर सकते हैं। ये पहला बिंदु रहा सुप्रीम कोर्ट का। इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड ए सॉल्यूशन till such time as the legislature acts to perform its role by enacting proper legislation, the Supreme Court laid down the following important guidelines. First one, the Central Vigilance Commission shall be given statutory status. Yes, they shall be given statutory. Second, the selection of the post of a Central Vigilance Commissioner, यानी कि CVC, shall be made by committee comprising of Prime Minister, Home Minister and the Leader of Opposition from a panel of outstanding civil servants and others with impeccable integrity to be furnished by the cabinet secretary. Yes, तो कुल मिलाकर यहाँ जिस कमेटी के द्वारा CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति होने वाली है वो कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री और ऑपोजिशन के मिनिस्टर भी रहेंगे इस पैनल में। The CVC shall be responsible for the efficient functioning of the CBI. CVC shall be responsible for the efficient and effective functioning of CBI, while government shall remain answerable for the CBI's functioning. The CVC shall be entrusted with the responsibility of superintendence over the CBI's functioning. Yes, तो कुल मिलाकर CVC जो है वो CBI के सर्वे सर्वा है। यहाँ कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई CVC जो है उसकी आप नियुक्ति करो, नियुक्ति के लिए कमेटी की भी व्यवस्था करो, कमेटी में ये 3 जो है सभ्य डालो जिनमें प्रधानमंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री है और विरोध पक्ष के मुख्यमंत्री है, जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ अब इस CVC को संपूर्णतः जिम्मेदारी दे दो, जिम्मेदारी के साथ उनको संपूर्णतः सत्ता दे दो, शक्ति दे दो कि वे अब CBI के सर्वे सर्वा है। तो कुल मिलाकर CVC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ CBI, यानी CVC रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू CBI and CBI responsible and accountable to government and government ultimately to public या people. So this is the case. Right, this is the hierarchy. The central government shall take all measures necessary to ensure that CBI functions effectively and efficiently and is viewed as a non-partisan agency. Yes, it should be performed effectively, it should be performed efficiently and with a non-biased approach. Yes, उनका जो अप्रोच है वो निस्वार्थ होना चाहिए, किसी की भी बाजू झुका हुआ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस से फ्री होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रखे। रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, CBI shall be made a committee headed by CVC with the Home Secretary and the Secretary personnel as members. The final selection shall be made by the Appointments Committee of the Cabinet, जिसे SEC कहते हैं, from the panel recommended by the Selection Committee. Yes, तो अब CBI का एक डायरेक्टर है, उनके लिए भी, उनकी नियुक्ति के लिए भी एक विशेष कमेटी की रचना की गई है जिनमें CVC अध्यक्ष रहेंगे, CVC के साथ होम सेक्रेटरी एवं सेक्रेटरी पर्सनल दोनों उनके सभ्य के रूप में रहेंगे। और जो इस तरीके से यह कमेटी जो है वो निर्माण होगी, वो एक पैनल का सुझाव देगी और उस सुझाव में से अल्टीमेटली जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है कैबिनेट की वो अपॉइंटमेंट देगी। द डायरेक्टर ऑफ CBI shall be having a minimum tenure, of 2 years, regardlessly of the date of his superannuation. The transfer of an incompetent director CBI is an extraordinary situation, including the need for him to take up a more important assignment should have the approval of the selection committee. Yes, तो यहाँ अब कुल मिलाकर डायरेक्टर जो है उनकी सर्विस टर्म या सर्विस टेन्यूर कह लीजिए वो 2 वर्ष की होती है, और यहाँ जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ सिलेक्शन कमेटी की नोड यानी कि उनका अपटिक जो है या ग्रीन टिक जो है वो हमें मिलना जरूरी है, तब जाके
नया सीबीआई जो है वो चार्ज ले सकेगा, नया डायरेक्टर सीबीआई का, आई मीन। Next, the director CBI shall have full freedom for allocation of work within the agencies as also for the constituting teams for investigation. Yes, he enjoys full freedom in the internal matters, in executing the matters या in executing the work. उनको पूर्ण स्वायत्तता है, वे पूर्ण स्वायत्त है, ठीक है। वे अपना काम जो जब चाहे जिस तरह चाहे अलॉट कर सकते हैं, एजेंट कर सकते हैं, आई एम सॉरी, और वे इंटरनल टीम्स का भी गठन कर सकते हैं इन एनी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो लेड आउट सिमिलर गाइडेंस फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यस, ये मात्र सीबीआई के लिए नहीं मगर एक और केंद्रीय जांच ब्यूरो है, ऐसा ही संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसे कहता है, प्रवर्तन निर्देशालय जिसे हिंदी में कहा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्ट्रक डाउन सिंगल डायरेक्टिव। As per this directive, prior sanctions of the designated authorities required to initiate the investigation against officers of the government and the public sector undertakings, nationalized banks above a certain level. Yes, तो यहाँ जो ये सिंगल डायरेक्टिव था वो भी निकल दिया, जिनमें प्रायर सेक्शन होना जरूरी था। जब आप कोई सरकारी अधिकारी या कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के कोई अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आप कोई मुकदमा चलाना चाहते हो तो एक प्रायर सैंक्शन चाहिए था, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अब रद्द कर दिया कि भाई कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो गैर रीति कर रहा है, करप्शन कर रहा है या इंडिया की सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठा रहा है तो यहाँ उनको कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सो दिस वॉज द केस। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट 2003 reinstated the single directive requiring the prior sanction of the government for pursuing any investigation against bureaucrat of level of joint secretary and above. Yes, joint secretary तो कुल मिलाकर यहाँ IAS जो अधिकारी होते हैं उनमें भी उनका जो एक अपर ग्रुप होता है जो सेक्रेटरी लेवल का होता है, अलग अलग मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होता है, तो उनके लिए यहाँ ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट 2003 ने व्यवस्था की है। This directive was again struck down by the Supreme Court in the course of another judgment in 2014. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सिंगल डायरेक्टिव को रद्द कर दिया। पहले रद्द किया 1987 में, तो यहाँ सरकार ने फिर से 2003 में उसको लागू कर दिया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसे रद्द कर दिया ऑन द बेसिस दैट इट वायोलेटेड द राइट टू इक्वालिटी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई सिंगल डायरेक्टिव अनुकूल नहीं है क्योंकि वो समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसीलिए वो बिन संवैधानिक है। तो ये पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इस मुद्दे के ऊपर। अब यहाँ इस फैसले से जो महत्व हुआ या उसका जो प्रभाव है उनको मैं देखेंगे। शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंस से, जिनमें सबसे प्रथम है विनीत नारायण केस वाज अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। यस, prior to this case, prior to this judgment, the public officers, government officers, bureaucrats were less accountable, were less responsible, but this particular judgment made them more. फिर सुप्रीम कोर्ट gave detailed directions to the executive and formulated guidelines to fill a legislative vacuum on the issue of a public corruption. Yes, public corruption के ऊपर भी वैक्यूम है, सुनियों से कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, तो उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्ट किया, तो ये भी वैक्यूम यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भर दिया। तो ये भी एक अच्छी बाबत है, इसका एक महत्व है। एंड थर्डली ऑल्सो जजमेंट क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस अमंग द इश्यू ऑफ पब्लिक करप्शन एंड इंस्पायर्ड पीपल टू एंगेज विद द जुडिशियल सिस्टम थ्रू द प्रोसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यस, ये बहुत ही एक जो है क्रांतिकारी इसका महत्व है, जो कहता है कि इसने एक पब्लिक कंसेंस, जो एक चेतना थी, एक जागरूकता थी लोगों में, वो लाई और लोग लांच रिश्वत विरोधी प्रवृत्ति के लिए और जागृत बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुडिशरी के साथ जुड़ने लगे करप्शन के सामने लड़ने के लिए विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ठीक है, तो दिस वर द इंपॉर्टेंस। ऑन द अदर हैंड वी हैव इट्स इंपैक्ट टू। सबसे प्रथम बिंदु इसमें कहता है तो इन विनीत नारायण केस द सुप्रीम कोर्ट लेड द गाइडलाइंस टू सिक्योर द फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ सीबीआई। गाइडलाइंस आर रेयरली फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। यस, भले सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन कर दी मगर जमीनी स्तर पर इन एजेंसियों में इन प्रिंसिपल्स का कोई उपयोग आज दिन तक नहीं हो रहा है। गाइडलाइंस आर हेवीली डाइल्यूटेड बाय द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एंड ड्यूरिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन। यस, जो 1997 के बाद सरकारें आती गई उनके द्वारा भी इस गाइडलाइन को डाइल्यूट करने का भरपूर प्रयास किया गया, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई जब इसका इंप्लीमेंटेशन करती है तब भी इन सिद्धांतों को डाइल्यूट करती है, इन सिद्धांतों का अनुपालन 100% नहीं किया जाता। तो ये एक इनके प्रभाव की बात है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट सेंड सीबीआई डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा ऑन कंपल्सरी लीव डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस ऑफ 2 year फिक्स्ड टेन्योर। यस, तो यहाँ
ये एक इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि जैसे केंद्र सरकार ने सीबीआई के डायरेक्टर को जबरदस्ती उनको जो है हॉलीडे के ऊपर भेज दिया, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उनकी फिक्स्ड टेन्योर है 2 ईयर्स की, उससे पहले उनको कोई हटा नहीं सकता। मगर यहाँ हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कदम देखा। तो इस तरीके से जो प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव्स लेट डाउन किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावी भी है। मगर अगर इनका अच्छी तरीके से और असरकारक रूप से क्रियान्वयन हो, अमलीकरण हो या इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये बातें थी यहाँ आज इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ कुल 7 डायरेक्टिव्स यहाँ याद किए हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। वाइल डीलिंग विद द इश्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ इन विनीत नारायण केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफर टू द 7 प्रिंसिपल्स इन पब्लिक लाइफ। जो सार्वजनिक जीवन में है जो व्यक्ति, उनको यह 7 सिद्धांतों का अनुकरण करना अनिवार्य है। स्टेटेड इन द रिपोर्ट बाय लॉर्ड नोलन। सेल्फलेसनेस, holders of public office should take decisions solely in terms of public interest. They should not do so in order to gain financial or other material benefits for themselves, their families or their friends. Yes, तो कुल मिलाकर सेल्फलेसनेस, कोई भी सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको जो निर्णय लेने हैं वो प्रजा के हित में, राष्ट्र के हित में लेने हैं, प्रदेश के हित में लेने हैं। उनको अपना हित, अपने परिवार का हित, अपने मित्रों का हित नहीं देखना है। दूसरा, इंटीग्रिटी। Holders of public office should not place themselves under any financial or other obligations to outside individuals or organizations that might influence them in the performance of their official duty. Yes, integrity. जो सरकारी अधिकारी है वो सरकारी तंत्र, सरकारी शासन प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ रहे, इंटीग्रेटेड है, और बाह्य जो सिस्टम से जो तंत्र है उनके साथ उनका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि जो प्रभाव है वो ट्रांसफर ना हो। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी। इन कैरिंग आउट पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकमेंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स, होल्डर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस शुड मेक चॉइस ऑन मेरिट। यस, इट शुड बी देयर डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, नॉट ऑन सब्जेक्टिविटी, नॉट ऑन एजम्पशंस। ठीक है, मात्र कल्पना के ऊपर ही उनका निर्णय जो है वो नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट, आधारित, मगर एक तथ्यात्मक विश्लेषण के ऊपर कोई भी सार्वजनिक अधिकारी का, सरकारी अधिकारी का निर्णय होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिविटी का तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा है अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन एंड एक्शन टू द पब्लिक एंड मस्ट सबमिट देमसेल्व्स टू व्हाटएवर स्क्रूटिनी इज अप्रोप्रिएट टू देयर ऑफिस। यस, दे शुड बी अकाउंटेबल एंड दे शुड बी ऑलवेज अकाउंटेबल। दे शुड कोऑपरेट इन इंक्वायरी रिलेटिंग टू द मैटर। तो कुल मिलाकर उनको अकाउंटेबल, जवाबदेह रहने का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को। ओपननेस, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजंस एंड एक्शन दे टेक। यस, दे शुड बी ओपन, दे शुड डिस्कस वेरी एक्सटेंसिवली विद देयर कलीग्स, विद देयर एसोसिएट्स, दे शुड गिव रीजन फॉर द डिसीजन। यस, प्लस जो निर्णय उनके द्वारा लिए जाता है उनका कारण उन्हें समझना पड़ेगा सबको। एंड रिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट क्लियरली डिमांड्स। यस, और उनको अपनी जो ओपननेस का जो सिद्धांत है वो तभी बंद करना है, अन्यथा खुला ही रखना है, ओपन ही रहना है सबको। जो निर्णय लेते हैं उन निर्णयों के कारण उनके द्वारा होने वाले प्रभाव, चाहे वो सकारात्मक हो सकारात्मक हो, वो सारी चीज़ें उनको सार्वजनिक करनी ही होती है। मगर जब सिचुएशन डिमांड करे, जब परिस्थिति की डिमांड हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जो पूरे देश प्रदेश के अखंडितता या उसकी शांति को हनन करता हो, तभी उनको ओपेक बनना चाहिए, तभी उनको बंद होना चाहिए, अन्यथा उनको खुला ही रहना चाहिए सारे सार्वजनिक अधिकारियों को। फिर है ऑनेस्टी, दे शुड बी ऑनेस्ट बट ऑब्वियस है। होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक ऑफिस हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट relating to their public duties to take steps to resolve any conflict arising in a way that protects the public interest. Yes, so they should be honest in all the means simply. And lastly, leadership. Holders of public office should promote and support these principles by leadership and example. Yes, तो ये भी गुण उनमें होना चाहिए. They should lead the masses. तो यही सारी चीज़ें थी कि कैसे यहाँ CBI को काम करना चाहिए, कैसे CBI को पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से दूर रखने के लिए व्यवस्था है जो उत्पन्न करनी चाहिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा प्रकाश डाला इस फैसले के जरिए। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और लेक्चर में, प्लस गवर्नमेंट यूपीएससी के ऊपर आप अन्य श्रृंखलाओं के भी लाभ ले सकते हैं।
अन्य चीज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं जो सामान्य अवयव संबंधी है, जिनमें ऐसी ही एक और सीरीज है इंपॉर्टेंट एक्ट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, जिनमें तकरीबन 105 या 106 लेक्चर है। पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। इट इज़ ऑन एयर, इट इज़ ओपन फॉर यू। आप आकर इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। ऑल्सो यह सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, तो आप वहाँ से भी आपकी नोट्स वगैरह बना सकते हैं। सो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।